हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस अकेडमी पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लास 12th का पीवाईक्यू हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है। और उसमें हम लोगों ने आवेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में आए हुए थे, सारे के सारे हम लोगों ने कवर किए। आज दोस्तों हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। कूलाम का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है और पूछा भी जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुविकल्पी भी पूछ सकता है, या हो सकता है कूलाम का नियम पूछ ले, या उस पर आधारित क्या आ सकता है, सवाल भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो आप जरूर उसे लाइक करें। यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखेंगे कूलाम का नियम। क्या होता है कूलाम का नियम? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर हमने दो बिंदुवत आवेश ले लिए। एक का आवेश Q1 और एक का आवेश Q2, और इनके बीच की जो दूरी है दोस्तों वो कितनी है, स्मॉल r। अब ये आवेश इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा, और ये आवेश इस पर बल लगाएगा। ठीक है ना? कौन सा बल लगाएगा? आवेश है, आवेशों के कारण लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। और ये जो वैद्युत बल होता है, दो प्रकृति का होता है, या तो आकर्षण प्रकृति का होता है या तो प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आकर्षण होता है, अगर विपरीत आवेश होता है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर समान आवेश होता है तो समान प्रकृति का आवेश होता है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। तो ये क्या करेगा, बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होता है, आवेशों के परिमाण के गुणनफल की, मतलब आवेशों का जो मैग्नीट्यूड होगा उनका हम गुणन करेंगे, उनके गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होगा, फोर्स होगा। तो लगने वाला बल क्या होगा, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम इसको साथ में लिखें तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से लेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट K आएगा, और ये Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। के दोस्तों क्या है, के एक नियतांक है। के क्या है दोस्तों, एक नियतांक है। और इस नियतांक की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। और इसका जो मान होता है 9 × 10⁻⁹ कितना, 9 न्यूटन आपका होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये क्या होता है, ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ये आपसे पूछा भी गया है। तो अगर हम यहाँ से फार्मूला इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला तब के लिए है जब दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे हों, वायु या निर्वात में रखे हों। अगर दोनों आवेश दोस्तों कहाँ पर रखे हैं, वायु या निर्वात में रखे हों, तब उन पर लगने वाला या उनके बीच लगने वाला जो बल का मान होगा वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर ये आपका वैल्यू है तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अगर यही आवेश क्या अगर कहाँ रख दिया जाए, यही आवेश यदि दोनों आवेशों को दोनों आवेशों को के परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में रख दे, माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला बल, अगर दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख देते हैं तब उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, तब दोस्तों हो जाएगा एफ मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक आपका के आएगा, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक है माध्यम का। और Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका अलग से ये फार्मूला बन जाता है, के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक।
अलग अलग माध्यमों के लिए के का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। जैसे जल के लिए 80 होता है, धातु के लिए क्या होता है, धातु के लिए अगर यहाँ पर के का मान जल के लिए लिया जाए, जल के लिए तो ये 80 होता है। अगर हम यहाँ पे मेटल के लिए ले, धातु के लिए, तो के लिए क्या होता है, ये आपका क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। और अगर एयर के लिए लिया जाए तो ये क्या होता है, एक होता है। इसका मतलब कि जो के की वैल्यू होती है किसी माध्यम के लिए, के का जो मान होता है वो हमेशा एक से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें माध्यम के लिए, माध्यम के लिए के का मान, के का मान, तो के का मान हमेशा क्या होता है, एक से अधिक होता है। कोई भी माध्यम ले, जल चाहे ले, चाहे जो भी तेल ले, तारपीन का तेल ले, कुछ भी लेते हैं, तो उसका जो मान होगा हमेशा वो क्या होगा, एक से अधिक ही होगा। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, फार्मूला हो गया। अब यहां से बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। अगर हम यहाँ दोस्तों बात करें, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और यही एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये आपका इसका जो मात्रक होगा वो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ये आपका कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है और ये वैल्यू भी पूछा गया है। ठीक है। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है ना। अब बात आती है इसका दोस्तों, विमी सूत्र क्या होता है, विमी सूत्र। अगर दोस्तों यहां से इसका विमी सूत्र की बात करें तो m पे -1, l पे आपका होता है -3, t पर 4 होता है, a पे 2 होता है। ये क्या होता है, इसका विमी सूत्र होता है। ठीक है ना, इसे आप याद रखिएगा। अगर यहाँ बात करें कि इसका विमी सूत्र क्या होता है, तो अगर इसका विमी सूत्र लिखेंगे तो m पे 1, l पे कितना 3, t पे -4, a पे -2 होता है। इसका जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए, तो इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/4πε0 का मान हो जाएगा। ठीक है ना। ये इतना बात था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इनके बीच में ये जो समीकरण है, ये वाला आपका, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में रिलेशन क्या बनता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर एफ एयर की बात करें तो क्या 1/4πε0 होगा, Q1 Q2/r²। ये एफ एयर की वैल्यू। इसका मतलब एयर के लिए के का जो मान होता है वो एक होता है। एयर के लिए अगर दोस्तों के का मान एक होता है तो हम यहाँ रखेंगे, मीडियम हमारा एयर हो जाएगा, एफ एयर, के का मान एक, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और अगर मीडियम रहता है तो एफ मीडियम आपका, एफ मीडियम 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ठीक है ना। ये आपका हो गया। अगर हम दोस्तों यहाँ पे केवल देखें, केवल इसमें देखें, केवल इतने में देखें, इतने में, इसकी जगह पर हम एफ एयर लिख सकते हैं, तो बटे में क्या हो जाएगा, के। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा, एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर अपान क्या हो जाएगा, के। क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें एयर में बल पता हो, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, एयर में अगर आवेश रखा है उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल हमें पता हो, तो अगर उन्हें मीडियम में रख दिया जाए, किसी के परावर्तनांक के मीडियम में रख दिया जाए, तो उन पर जो लगने वाला बल है वो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही फार्मूला रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर जैसे एफ मीडियम और एफ एयर है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एफ मीडियम बराबर एफ एयर अपान के। अब मीडियम में लगने वाला बल का मान तब आएगा जब हम एयर में लगने वाले एयर में बल के मान से क्या, बल के मान में के से भाग दे देंगे।
इसका मतलब कि जो एफ एयर होगा वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा, और एफ मीडियम क्या होगा, छोटा होगा। मतलब जब वायु में आवेश रखे तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, ज्यादा होगा हमेशा, और माध्यम में अगर उन्हीं आवेशों को रख दे तो लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, वायु की में रखे आवेशों पे लगने वाले बलों की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। अब ये इतनी बात थी। अब इस पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज देख लें कि अगर ये तो दो आवेशों के बीच हो, अगर कई आवेश रहे, पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज बनाए, एक निकाय बनाए, तो वहां पे अध्यारोपण का सिद्धांत काम करता है। अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अध्यारोपण का जो दोस्तों सिद्धांत था, ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप याद रखिएगा एफ वेक्टर बराबर क्या होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका Fn वेक्टर। इसका मतलब कि जब कई बल हो, आवेशों भी लगने वाला कई बल हो, तो उनका जब हम सम करते हैं तो उनका वेक्टर सम करते हैं, ठीक है ना। उनको दिशा के साथ क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं। ये चीज हम याद रखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इस पर आधारित क्या करते हैं, सवाल देखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम लोग इस पर सवाल देखते हैं। अब जैसा कि इसमें सवाल दिया गया है, कहा है दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर, दो बिंदु आवेश है, एक ये है, एक ये है, ये वायु में रखा गया है एक निश्चित दूरी पर, दोनों रखे जाते हैं। मान लेते हैं आर दूरी पर दो बिंदु आवेश है Q1 और ये क्या है Q2। इनको हम कहाँ रखते हैं, एक वायु में रखते हैं। ये कहाँ रखा है दोस्तों, एयर में। तो इनके बीच कहा है, रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल क्या करता है, कार्य करता है। तो अगर हम एयर में रखते हैं तो इनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होता है दोस्तों, 80 न्यूटन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, 80 न्यूटन होता है। और इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है। अगर इन्हीं आवेशों को, जो ये किस में रखा है, एयर में रखा है, इन्हीं आवेशों को हम किसी परावैद्युतांक, मान लेते हैं के परावैद्युतांक के माध्यम में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अब ये माध्यम में रखा है, अब माध्यम में अगर रखा है तो उतनी ही दूरी पर और वही मात्रा है Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R। लेकिन लगने वाला जो दोस्तों बल है वो F मीडियम, वो कितना हो जाता है, 8 न्यूटन हो जाता है। तो कह रहा है कि परावैद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आप जानते हैं कि एफ मीडियम बराबर क्या होता है, एफ एयर अपान के होता है। के को इधर लाते हैं तो के बराबर क्या होगा, एफ एयर अपान क्या हो जाएगा, एफ मीडियम। एयर में लगने वाले बल का मान कितना, 80, और यहाँ पर लगने वाले बल का मान 8, काट दिया तो कितना आ गया, 10। तो इसका मतलब कि जो भी माध्यम यहाँ पर लिया गया है या जिस माध्यम में इसको रखा गया है, उसका दोस्तों जो परावैद्युतांक है वो कितना है आपका, 10 है, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन में अगर देखा जाए बच्चों, अगले क्वेश्चन में देखा जाए, देखिए क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, आप देखिए। इसमें कहा है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। दो प्रोटॉन है, एक ये है, एक ये है, ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, इनके बीच की दूरी की गणना कीजिए। तो इसका मतलब दोस्तों हमें क्या करना है, दूरी को निकालना है। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो mp, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और g की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका दिया हुआ है, दो प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन, एक ये प्रोटॉन। इन पर जो आवेश होता है प्रोटॉन पर वो होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम होता है, धनात्मक आवेश।
इस पर भी आपका वही होगा 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलम धनात्मक का आवेश। इसका मतलब ये Q2 का काम करेगा दोस्तों, और ये किसका काम करेगा, Q1 का। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, और साथ में इसका दिया है ये आपका। अब हम दोस्तों जानते हैं F बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या हो जाता है दोस्तों, R स्क्वायर हो जाता है, होता है ना। अब यहां पर अगर देखें तो यहां पर बल का मान नहीं दिया है, Q1 Q2 दिया है, R का मान पूछा है। बल का मान अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो बल बराबर होता है M इंटू जी होता है। F बराबर आप क्या जानते हैं, M इंटू जी होता है, ठीक है ना। अब कहा है कि इन पर जो बल लगता है वो प्रोटॉन के भार के बराबर लगता है। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो भार होता है वो एक प्रकार का बल ही होता है। तो F बराबर M इंटू जी हम रख सकते हैं, और जो कि W बराबर M इंटू जी आप जानते भी हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसको रख सकते हैं। जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का मास है तो Mp इंटू क्या हो जाएगा, G बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे दोस्तों क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। हमें R की वैल्यू चाहिए, R को इधर कर लीजिए, R स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 कितना होता है 9, और Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, MP इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। अगर दोस्तों यहां से वैल्यू पुट करें R स्क्वायर बराबर, तो यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर वैल्यू रखें तो 9 इंटू 10 दोस्तों कितना 9, और Q1 का मान 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19, Q2 का मान 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 अपान MP का मान दोस्तों कितना 1.67 इंटू 10 to the power -27, और G की वैल्यू 9.8। G की दोस्तों जो वैल्यू रखा जाएगा वो 9.8 रखा जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब दोस्तों यहां से क्या करते हैं, कैलकुलेशन की बारी है, ठीक है ना। अगर यहां से दोस्तों हम कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है, आप ध्यान दीजिएगा, आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 9 का 1.6 का 1.6 का अगर इन तीनों गुणा करें तो ये लगभग आपका आएगा 23.04 आएगा। अब देखिए यहाँ पे -19 है, यहाँ -19 और -19 क्या हो जाएगा, -38, और 38 में से 9 गए कितना बचेगा, -29 बचेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 to the power -29 अपान इनका 1.67 का और 9 पॉइंट अगर 8 का आप गुणा करें तो ये लगभग आपका आएगा 16.36। ये 16.36 आएगा, हमने गुणा कर लिया है, आप देख लीजिएगा। और यहां से क्या हो जाएगा 10 to the power -27, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका हो गया। अब देखिए 27 से 27 कट गया, तो यहां से R स्क्वायर बराबर 23.04 अपान 16.36 गुणते ये 10 घात कितना -2। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो ये दोस्तों लगभग आएगा आपका 1.408 इंटू 10 to the power -2। अगर इसका आप हटाते हैं तो यहाँ स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, वर्ग हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, 1.408 इंटू 10 to the power -2, और इसका जो वर्गमूल है दोस्तों ये आएगा 1.18, और इसका जो वर्गमूल आएगा 10 घात -1। ये दोस्तों किसकी वैल्यू हो गई, R की वैल्यू हो गई। अब दोस्तों यहां से R बराबर अगर आप देखेंगे तो दशमलव को अगर एक अंक करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका ये इधर एक हमें घात क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया 0.118 इंटू 10 to the power -1 प्लस 1। अब अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 घात 0, तो R की जो वैल्यू आएगी वो 0.11 क्या आएगा 8 क्या हो जाएगा मीटर। इसका मतलब कि इनके बीच की जो दूरी है दोस्तों वो कितना है 0.118 मीटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या आएगा, वैल्यू आएगा। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है, ये प्रीवियस ईयर में आया है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं केवल और केवल यहाँ पे वही क्वेश्चन उठाऊंगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या होगा, बहुत जरूरी होगा, या तो वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होंगे।
ठीक है ना। या तो आपके परीक्षा में आया हुआ होगा, PYQ होगा, या NCERT के क्वेश्चन होंगे, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी मैं यहाँ पे कराऊंगा, वरना मैं उसे छोड़ दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कहा है, जैसे ये कह दिया जाए कि मान लो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक ये गोला है, एक ये गोला है, इस पर जो आवेश की मात्रा है वो 1 माइक्रोकुलाम है, इस पर जो आवेश की मात्रा है वो 4 माइक्रोकुलाम है, और ये दोनों एक दूसरे से मान लो r दूरी पर रखे हैं, ठीक है ना। तो कहा है इनके बीच, पूछ लिया है इनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात, बलों का अनुपात, बलों का अनुपात। अब देखो यार भैया, अगर हम इसे Q1 मान लें, इसे क्या मान लें, Q2 मान लें, तो इनके बीच आप जानते हो अगर एक आवेश Q1 है, एक Q2 है, तो जितना Q1 इस पर बल लगाएगा उतना ही ये इस पर बल लगाएगा कि नहीं, बोलिए। जितना ये इस पर बल लगाएगा उतना ये इस पर भी बल लगाएगा, दो के दोनों एक दूसरे के बराबर बल लगाते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में लगाते हैं, ठीक है ना। बस एक्शन रिएक्शन का पालन करते हैं। तो अगर हमने कहा कि यहाँ पर लगने वाला बल 1/2 के द्वारा लगाया गया बल, तो क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। 2 पर F21, अगर हम यहाँ बात करें 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल, ये 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया बल। अब यहाँ F21 तो 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल, तो ये भी तो वही होगा, Q1 Q2 बटे R²। अब यहाँ पर इस बल का अगर आप रेशियो निकालते हैं, इसका मतलब कि अगर हम यहाँ से F12 और F21 निकालते हैं, तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² हो जाएगा, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² हो जाएगा। कट गया तो आया क्या, 1/1 आया। जब भी इसका बटे का मतलब अनुपात, तो इसका मतलब इनके बीच का जो अनुपात होगा वो 1:1 होगा। जब भी ये कह दिया जाए कि एक आवेश Q1 है, एक Q2 है, चाहे वैल्यू ही क्यों ना दे दिया जाए, कह दे कि इन दोनों बलों का, इन पर लगने वाले बलों का अनुपात हमेशा 1 क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 1:1 होगा। क्यों, क्योंकि दो के दोनों सेम बल लगाते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के बल लगाते हैं, बस दो के दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको इधर बल लगाएगा, ये इसको इधर बल लगाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो ये आपका है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इनके बलों का जो परिमाण, जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि आ, एक क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें पूछा गया है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर, वायु में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः, ये दो छोटे आवेशित क्या है, गोले हैं, ये कहाँ रखे हैं, पहला क्लियर कर दिया कि वायु में रखे हैं, और इन पर जो आवेश है वो क्रमशः कितना है, एक पर 2 गुणित 10 घात कितना, -7 कुलाम का है, और दूसरे पर 3 गुणित 10 घात -7 कुलाम का है, और इनके बीच की दूरी दोस्तों कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो जब भी वायु में रखा होता है दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² फार्मूला होता है। अगर इसका आवेश Q1 ले लें,
ये आवेश दोस्तों क्या हो जाएगा Q2, और बीच की दूरी r बराबर कितना 30 सेंटीमीटर, और चेंज करेंगे 30 को 30 गुणित 10⁻⁻2 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 30 गुणित 10⁻⁻2 क्या हो जाएगा दोस्तों मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो F बराबर इसका मान 9 गुणित 10 घात कितना हो जाएगा 9, Q1 का मान 2 गुणित 10 घात -7, Q2 का मान 3 गुणित 10 घात -7, और इनका जो दूरी है वो 30 गुणित 10 घात -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर दोस्तों आप इसी को सॉल्व करते हैं तो ये लगभग 6 गुणित 10 घात -3 न्यूटन आएगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना दोस्तों, अब सॉल्व करना तो आपको आता ही है, ठीक है ना, आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर जो अगला है क्वेश्चन हम उसे लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो पहला नंबर ए नंबर, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है आपको आर निकालना है। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं क्या करिएगा सॉल्व करिएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सिंपल सा है, और ये बहुत सही क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये आपका इतना कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे ये इससे रिलेटेड है। अ, हमने जो कूलाम का नियम था इससे आधारित जो क्वेश्चन थे हमने यहाँ पर कराए, और जो एक दो क्वेश्चन होंगे, दो तीन क्वेश्चन मैं उसे अगले वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है ना, आइए हम लोग देखते हैं। अ, तीन टॉपिक और आपका रिवाइज कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पूछ ही ले। तो यहाँ से एक आपका होता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। अगर रेखीय आवेश घनत्व की दोस्तों बात करें तो आप जानते हो ये क्या है, ये आपका एक छड़ है, ये एक छड़ है, इसका लंबाई L मान लेते हैं। तो हम एक कहते हैं कि एकांक लंबाई की छड़ पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। तो अगर हम रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखें तो लैम्डा बराबर Q अपान क्या होता है L होता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि एकांक लंबाई की छड़ पर उपस्थित क्या होगा, जितना आवेश होगा वही आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। अब दोस्तों इसका अगर हम मात्रक की बात करें, मात्रक का इसका क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। तो कूलाम पर मीटर, कूलाम पर क्या हो जाएगा दोस्तों मीटर हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र 80 क्या हो जाएगा 80 अपान क्या हो जाएगा L हो जाएगा। तो यहां से हम L पे -1 इंटू क्या कर देंगे 80 कर देंगे। ठीक है ना, तो रेखीय आवेश घनत्व जब भी किसी एकांक छड़ पर लिया जाएगा, एकांक छड़ कोई एकांक मतलब एकांक लंबाई का छड़ है, उस पर जब आवेश की मात्रा निकाला जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। लैम्डा बराबर Q बाई क्या होगा L होगा। लेकिन अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो ये हमने एक सरफेस ले लिया, इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों मान लेते हैं ए है, और ए का जो मान है वो कितना है 1 मीटर स्क्वायर। जब भी ये मानते हैं तो इसको हम एकांक मानते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि किसी एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर या चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, या सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। ठीक है ना, तो सिग्मा बराबर दोस्तों क्या होगा Q बाई क्या हो जाएगा L हो जाए A हो जाएगा। अब इसका जो मात्रक होता है वो दोस्तों क्या होता है कूलाम होता है। ठीक है ना, ये क्या होगा कूलाम, और इसका जो मात्रक होगा वो मीटर स्क्वायर। तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर ये क्या हो गया इसका मात्रक। अब इसका दोस्तों विमीय सूत्र की बात करें, तो विमीय सूत्र क्या होगा L पे -2 AT होगा। ठीक है, L पे -2 AT होगा। अब तीसरा जो आता है वो आपका आता है ये क्या हो गया पृष्ठीय
आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब बात दोस्तों करते हैं किसका, आयतन आवेश घनत्व का। आयतन आवेश घनत्व। अगर दोस्तों यहाँ आयतन आवेश घनत्व की बात करें तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। अगर आयतन आवेश घनत्व की बात करें तो हमने एक ये सरफेस ले लिया, ये हमने एक घन ले लिया, ठीक है। इसका जो आयतन है, आयतन V बराबर वो कितना है, 1 मीटर क्यूब। इसको हम कहेंगे एकांक आयतन। तो कोई एकांक आयतन है, कोई एकांक आयतन है, एकांक आयतन का कोई वस्तु है, उसका कोई वस्तु, उसका आयतन क्या है, एकांक है। तो उस पर जितना आवेश उपस्थित होगा, जितना आवेश की मात्रा उपस्थित रहेगी, वही मात्रा क्या कहलाएगी, आयतन आवेश घनत्व। तो इसे हम किसे रो से डिनोट करते हैं, तो Q बाई क्या हो जाएगा, V। एकांक आयतन पर उपस्थित, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, आयतन आवेश घनत्व कहलाएगी। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका टॉपिक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। हो सकता है अगर पूछ ले परिभाषा तो आप यहां से कर सकते हैं। और इसका अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक दोस्तों क्या होगा, कूलाम होगा, और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। तो कूलाम पर मीटर क्यूब। और विमी सूत्र इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, L पे -3 AT। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, विमी सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका इतना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन होगा हम उसे क्लियर कर लेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि डाइपोल, 2 वीडियो में आधे आधे घंटे की दो वीडियो हम और डालेंगे। तो उसमें आपका ये जो आपका वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम गॉस का प्रमेय देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से कम 6 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है, कभी कभी 5 नंबर का बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा देख के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और रेगुलर जुड़े परीक्षा तक। जब तक आपका परीक्षा होता है हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे और रिवीजन कराते रहेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें भी हम यहाँ पर कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।